इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारतीय सेना का बड़ा खुलासा, पाकिस्तान ने स्वर्ण मंदिर पर साधा था निशाना, वायुसेना ने किया था नाकाम। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद सर्वे पर मुस्लिम पक्ष को झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की पुनर्विचार याचिका खारिज की। संभल की जिला अदालत में चलेगा सर्वे पर मुकदमा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए एकजुट, एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर जताया भरोसा, कहा बिहार में सीएम पोस्ट के लिए वैकेंसी नहीं खाली। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के फिर निकले दावे खोखले, बेंगलुरु में बारिश की वजह से जगह जगह भरा लबालब पानी, सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी, जाम से बेहाल हुए लोग। देश में पहली बार आज से खेलो इंडिया के तहत बीच गेम्स, दीव में आज से 6 दिन तक 6 स्पर्धाओं में दिखेगा रोमांच। तो पंजाब के अमृतसर में भारतीय सेना ने गोल्डन टेंपल पर बुरी नजर रखने वाले आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। यह खबर सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे पहले हम आपको इसके बारे में बताते हैं। अमृतसर में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए भारत के अभेद्य सैन्य उपकरणों का डेमो दिखाया। भारतीय सेना ने डेमो के जरिए दिखाया कि कैसे आकाश मिसाइल प्रणाली, L-70 एयर डिफेंस गन समेत भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों को पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों से बचाया। 15 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने बताया कि भारतीय सेना के पास पहले ही जानकारी थी कि पाकिस्तान किसी उचित और सटीक टारगेट न होने के कारण सिविल ठिकानों, खासतौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर सबसे अहम था। मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने बताया कि भारतीय सेना ने तुरंत आधुनिक और अतिरिक्त और उपयुक्त एयर डिफेंस उपलब्ध कराया और स्वर्ण मंदिर पर एक आंच भी नहीं आने दी। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेंपल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेंपल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेंपल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेंपल पे एक आंच भी नहीं आने दी। और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैनिकों की अनुकरणीय भूमिका के लिए बधाई देने और भारतीय वायुसेना तथा सीमा सुरक्षा बल के साथ समन्वय में की गई संयुक्त कार्रवाइयों की समीक्षा करने के लिए रेगिस्तानी क्षेत्र में कोणार्क कोर के अग्रिम क्षेत्रों में लोंगेवाला का दौरा किया। कोणार्क कोर के सैनिकों के साथ बातचीत करते हुए सेना प्रमुख ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा में उनकी वीरता, अटूट प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प की सराहना की। और हरियाणा के नूंह जिले से पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने आशंका जताई है कि पकड़े गए जासूस एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है, जो भी दोषी पाए जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी तो पकड़े गए, ये बहुत बड़ा नेटवर्क हो सकता है कि इसमें कितने आदमी शामिल हो, जो खिलाफ होगा उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है।
और एक महत्वपूर्ण जासूसी विरोधी अभियान में पंजाब में गुरदासपुर पुलिस ने संवेदनशील सैन्य जानकारी लीक करने में शामिल 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। 15 मई 2025 को विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं से पता चला था कि सुखप्रीत सिंह और करणबीर सिंह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित संवेदनशील जानकारी साझा कर रहे हैं। TGP पंजाब गौरव यादव ने बताया कि सुखप्रीत सिंह और करणबीर सिंह पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सैन्य गतिविधियों और प्रमुख रणनीतिक स्थानों की जानकारी साझा कर रहे थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच से खुफिया जानकारी की पुष्टि हुई है। पुलिस टीम ने उनके कब्जे से 3 मोबाइल फोन और 8 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी ISI संचालकों के सीधे संपर्क में थे और उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रेषित की थी। सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत पुलिस स्टेशन दोरंगला में FIR दर्ज की गई है। और उत्तराखंड में घुसपैठियों की पहचान के लिए सत्यापन अभियान जारी है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने देहरादून में अवैध रूप से रह रहे कई बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिकों में 4 पुरुष, 1 महिला, 4 बच्चे शामिल हैं। इनके साथ ही पुलिस ने इनकी मदद कर रहे 1 भारतीय महिला और 1 नाबालिग बच्चे को भी पकड़ा है। SSP देहरादून ने बताया कि देहरादून के क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में कुछ बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से रह रहे थे। पुलिस ने एक संयुक्त टीम गठित करके बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान पुलिस ने पोस्ट ऑफिस रोड लेन नंबर 11 से बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। इनके पास पासपोर्ट या वीजा नहीं था। हालांकि एक बांग्लादेशी के पास बिहार और पश्चिम बंगाल के 2 अवैध आधार कार्ड मिले हैं। एक भारतीय महिला को षड्यंत्र के तहत बांग्लादेशी नागरिकों की सहायता करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। वहाँ पर एक टीम को सत्यापन के लिए भेजा गया था, जहाँ पर कुछ संदिग्ध लोग पाए गए। उसके बाद जब उनकी सर्च वहाँ पर की गई तो इसमें 2 बांग्लादेशी ID मिली थी और साथ ही साथ इसमें 2 इंडियन फेक आधार कार्ड भी मिला था। समस्त पूछताछ में इसमें अब तक 6 लोग को इसमें गिरफ्तारी की गई, जिसमें 5 लोग इसमें बांग्लादेश के दिवासपुर के रहने वाले हैं, जो विभिन्न समयों में बॉर्डर क्रॉस करके अन्य तरफ रहते हुए देहरादून पहुंचे थे और कुछ समय से यहाँ पर निवासरत थे। इसमें जो पूछताछ से पता चला कि इसमें 2 एजेंट थे, नूर इस्लाम और मोहम्मद आलम जो है, जिनके द्वारा इस तरह के फेक डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया गया और इनको यहाँ पर लाया गया था। अभी इसमें जॉइंट इंट्रोगेशन की टीम फॉर्म कर दी गई थी। उनके द्वारा भी काफ़ी सारी जानकारी इसमें ली गई है, जिसमें आगे हमारी टीम इसमें काम कर रही है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान के चलते दर्ज हुई FIR के खिलाफ मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 3 IPS अधिकारियों वाली एक SIT गठित कर रहा है। उनमें एक IG या DGP रैंक का होना चाहिए। ये सभी मध्य प्रदेश से बाहर के होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SIT हमें रिपोर्ट सौंपे, हम इस पर कड़ी नजर रख रहे हैं। इससे पहले सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि शाह की टिप्पणी विचारहीन और भद्दी है। विजय शाह के वकील ने कहा कि वो माफी मांग चुके हैं और अदालत के सामने दोबारा माफी मांगने को तैयार हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें माफी की जरूरत नहीं है, ये अवमानना का मामला नहीं है, हम इसे कानून के मुताबिक देखेंगे। मामला अदालत में आने की वजह से आप माफी की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विजय शाह एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं और उनको अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। हमें यहाँ उनका वीडियो चलाना चाहिए। सशस्त्र बलों के लिए ये एक भावनात्मक समय है और आपको जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए। मुंबई के नजदीक उतन में वाले शाह पीर दरगाह के पास 1290 वर्ग मीटर की जमीन पर अवैध निर्माण को गिराने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 4 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। हाल ही में महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने अतिक्रमण को गिराने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। और उत्तर प्रदेश में संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से अब यह साफ हो गया है कि संभल की जिला अदालत में सर्वे का मुकदमा आगे चलेगा।
मस्जिद कमेटी ने 19 नवंबर 2024 के सिविल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर 13 मई को मस्जिद कमेटी की सिविल रिवीजन पिटीशन पर बहस पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। और बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि बिहार में सीएम पोस्ट के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में मौजूदा सीएम नीतीश कुमार हमारे एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव परिणामों के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी की सोच वाली मजबूत एनडीए की सरकार बिहार में एक बार फिर बनेगी। बिहार में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार एक मजबूत एनडीए की सरकार जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, इसकी सोच एक विकास की सोच मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार बिहार चुनाव के बाद परिणामों के बाद एक मजबूत एनडीए की सरकार बनने जा रही है, ये पूरा विश्वास है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी ओसीआई का नया पोर्टल लॉन्च किया। पिछले एक दशक में हुई महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों के से प्राप्त प्रतिक्रियाओं को देखते हुए मौजूदा कमियों को दूर करने और इसके उपयोगकर्ताओं के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक नया ओसीआई पोर्टल विकसित किया गया है। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उत्पादन बढ़ाना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। विकसित कृषि संकल्प अभियान से संबंधित एक प्रेस वार्ता में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि इसके लिए कृषि कल्याण विभाग द्वारा 6 सूत्रीय रणनीति बनाई गई है, जिसमें कृषि के हर पहलू पर ध्यान रखा गया है। कृषि और किसान कल्याण विभाग ने अपनी रणनीति बनाई है। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है। एक, उत्पादन बढ़ाना। दूसरा, उत्पादन की लागत घटाना। तीसरा, उत्पादन के ठीक दाम देना। चौथा, प्राकृतिक आपदाओं में नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना। पांचवा, कृषि का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। उसके साथ साथ वैल्यू एडिशन, फूड प्रोसेसिंग, बाकी सारी चीजें। और एक बहुत महत्वपूर्ण, नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, उस दिशा में सोचना। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस साल का उत्पादन ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है, इसलिए अन्न के भंडार भी भरे हुए हैं। हम यहां रुकना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने देश की जरूरत भी पूरी करेंगे और दुनिया के कई देशों को मदद भी देंगे। इस साल का ये जो उत्पादन है ऑल टाइम हाई, एक रिकॉर्ड है। तो हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, इसलिए अन्न के भंडार भी भरे हैं, लेकिन हम यहां रुकना नहीं चाहते। हम अपने देश की जरूरत भी पूरा करेंगे और भारत चूंकि विश्व बंधु भी है तो दुनिया के कई देशों को भी मदद करेगा। और हमारा तो सपना और संकल्प है
एक दिन भारत को फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का फूड बास्केट बनाना है। सारे संस्थान जो कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, लागत घटाने के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको एक साथ लाके एक दिशा में ले जाएं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार के GEM पोर्टल ने प्रवेश संबंधी बाधाओं, भ्रष्टाचार को समाप्त किया है। विशेष रूप से छोटे शहरों में हाशिए पर पड़े वर्गों को सशक्त करने एवं उन्नत बनाया गया है। इसके साथ ही करदाताओं के धन की भारी बचत भी की गई है। सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट में पीयूष गोयल ने अंग्रेजी दैनिक में GEM पोर्टल पर लिखे अपने आलेख को शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन का एक प्रमुख इंजन बन गया है। GEM पोर्टल ने प्रवेश बाधाओं को समाप्त कर दिया है, भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है, विशेष रूप से छोटे शहरों में हाशियों पर पड़े वर्गों को सशक्त और उन्नत किया है तथा करदाताओं के पैसे की भारी बचत संभव की है। उन्होंने बताया कि सरकारी ई-मार्केट प्लेस यानी GEM सार्वजनिक खरीद के लिए पारदर्शी, समावेशी और कुशल मंच प्रदान करने में तेजी से विश्व में अग्रणी बनकर उभरा है। ये उल्लेखनीय है कि 2016 में अपनी शुरुआत के बाद से GEM पोर्टल पर 13.4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑर्डर का लेन देन हो चुका है। 2024-25 में इस प्लेटफॉर्म के जरिए सार्वजनिक खरीद बढ़कर रिकॉर्ड 5.43 लाख करोड़ रुपए हो गई। GEM का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष में अपने सालाना कारोबार को बढ़ाकर 7 लाख करोड़ रुपए करना है। पीयूष गोयल ने कहा कि GEM ने ईमानदार व्यवसायों को अधिक अवसर दिए हैं, नौकरियां पैदा की हैं और भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दिया है। इस संबंध में GEM का महत्व वित्तीय दृष्टि से इसके अभूतपूर्व विकास से कहीं अधिक है। ये प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास मिशन के अनुरूप न्याय संगत विकास के एक महत्वपूर्ण इंजन के तौर पर भी कार्य करता है। GEM स्टार्टअप्स, छोटे व्यवसायों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को बिना किसी बिचौलियों के सरकारी खरीदारों के समक्ष अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने का आसान रास्ता प्रदान करता है। प्रवेश की बाधाओं को दूर करके ये मंच छोटे घरेलू व्यवसायों को ई-निविदाओं में भाग लेने और अपने व्यवसायों का विस्तार करने का अधिकार देता है। ये 1.6 लाख से अधिक सरकारी खरीदारों को 23 लाख विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं से जोड़ता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन का एक प्रमुख इंजन बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परिवर्तनकारी डिजिटल पहल शुरू करने के बाद से 9 वर्षों में GEM ने भ्रष्टाचार को खत्म करके और स्टार्टअप्स, MSME, महिलाओं और छोटे शहरों में व्यवसायियों को व्यावसायिक अवसर प्रदान करके सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव किया है। मंत्री ने कहा कि GEM निसंदेह सार्वजनिक खरीद परिदृश्य में एक तकनीकी दिग्गज के रूप में उभरा है। इसमें होने वाले कारोबार की मात्रा के कारण निकट भविष्य में यह दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक खरीद पोर्टल बन जाएगा, जो दक्षिण कोरिया के कॉनेप्स जैसी सुस्थापित संस्थाओं को पीछे छोड़ देगा। और GEM से जुड़ी हुई खबर को आगे बढ़ाते हैं। बीते 8 वर्षों में GEM यानी गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म ने सार्वजनिक खरीद की पूरी दुनिया बदल कर रख दी है। GEM ने इस साल के लिए 7 लाख करोड़ के रिकॉर्ड कारोबार का लक्ष्य रखा है। हाल ही में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए GEM प्लेटफॉर्म पर देश का पहला जनरेटिव AI आधारित चैट बोट की शुरुआत की गई। गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस यानी GEM के 8 वर्षों के सफर पर CEO मिहिर कुमार से विशेष बातचीत की हमारे संवाददाता अजय मिश्रा ने। गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस ने अपने शानदार 8 साल पूरे कर लिए हैं और आगे की क्या रणनीति है, बात करने के लिए हमारे साथ हैं CEO मिहिर कुमार जी। सर बहुत धन्यवाद। कैसा रहा 8 साल का सफ़र, कहाँ तक अभी हम पहुँचे हैं? जैसा कि आपको मैंने अपने प्रेजेंटेशन के दौरान भी बताया, हमारा बिज़नेस जो है FY 24-25 में 5,40,000 करोड़ से ऊपर का रहा है और ये सफ़र तो विश्वसनीय रहा है, जिसमें कि GEM ने बहुत छोटे स्तर पर शुरुआत करी और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच और हमारे मंत्री जी का सपोर्ट, हमारे सेक्रेटरी साहब का योगदान, इस सब की वजह से और तमाम GEM फैमिली के सपोर्ट से ये प्लेटफॉर्म उस मुकाम को मुहैया करा पाया है। GEM के अगले टारगेट की बात की जाए तो हम कहाँ तक पहुँचने की तैयारी कर रहे हैं और किन नए इनोवेशंस को आपने इंट्रोड्यूस किया है?
इनोवेशन तो हमारा चलता रहता है। इनोवेशन जैसे जैसे हमें चीज़ें नज़र आती है कि जहाँ पे हमें हमारी लोगों से बातचीत चलती रहती है, सारे स्टेक होल्डर्स से, बायर से, सेलर्स से, और उनके बेसिस पे जो हमें नज़र आता है, जो उनकी डिमांड होती है, जो उनकी इनकन्वीनियंसेस होती है, उसके हिसाब से हम अपने को इवॉल्व करते रहते हैं। टारगेटिंग का जो आज हम लोग बात कर रहे हैं, करीब 7 लाख करोड़ के बिज़नेस की बात हम लोग कर रहे हैं कि इस साल हम लोग कर पाएँ। जिस तरह से आपने इनोवेशन में जनरेटिव एआई का इस्तेमाल किया है, आगे जाते हुए अगर हम जेम 2.0 की बात करें तो कौन से नए रिफॉर्म्स हैं जिनको आप इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे और कैसे ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने का प्रयास करें? अभी जो हमारा आर्किटेक्चर है वही बदल जाएगा। माइक्रो सर्विसेज के बेस पे वो प्लेटफॉर्म बनेगा, तो उसमें ऐसी सुविधा रहेगी कि हम बहुत तरह की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं जिससे कि सेलर को हेल्प हो जाए, वो उसको आसानी से मुहैया करा सकें। तो ये टेक्नोलॉजी स्टैक ही बदलेगा। तो और जहाँ तक जो AI/ML का भी बात है, वो भी अभी जो हम कर रहे हैं और जो उसमें करेंगे उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, जिससे कि सुविधाएं बढ़ेगी, इंसिडेंट्स का मैनेजमेंट बढ़िया होगा और लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा जेम प्लेटफॉर्म पे इंटरैक्ट करने का। आज भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन इसको और बेहतर करेंगे। जी बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से आपने देखा, गवर्नमेंट जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है उसको और ज़्यादा डेमोक्रेटाइज करने के लिए जो जेम प्लेटफॉर्म है उसने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एज ए मिस्टर DD न्यूज़, दिल्ली। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Nothing else refreshes me more than a good cup of Assam tea. It's a magical beverage. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नीदरलैंड की राजधानी हेग में रणनीतिक विशेषज्ञों के साथ बातचीत की। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि हेग में रणनीतिक विशेषज्ञों के साथ वार्ता के दौरान विभिन्न पहलुओं पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। सभी विशेषज्ञों के साथ इस बात पर चर्चा हुई कि बहुध्रुवीयता और रणनीतिक स्वायत्तता के युग में भारत, नीदरलैंड और यूरोपीय संघ आपसी संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बनाने पर उनको ध्यान देना चाहिए। भारतीय रक्षा कंपनियों का एक प्रतिनिधिमंडल रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और अंतरिक्ष प्रदर्शनी के 17वें संस्करण लीमा डिफेंस एक्सपो 2025 में भाग लेने के लिए मलेशिया के लंकावी पहुंचे। मलेशिया में भारतीय उच्चायुक्त BN रेड्डी ने लंकावी में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का स्वागत किया। लंकावी में 20 से 24 मई तक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और अंतरिक्ष प्रदर्शनी लीमा डिफेंस एक्सपो 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में एक भारतीय मंडप स्थापित किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि लीमा 2025 में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, BEML हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड व ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड सहित 12 DPSU तथा अन्य निजी रक्षा कंपनियों में भाग ले रही हैं। ये कंपनियां भारतीय रक्षा उद्योग जगत की सामर्थ्य का प्रदर्शन करेंगी। इस वर्ष डॉर्नियर विमान और एक भारतीय नौसेना जहाज सहित भारतीय रक्षा परिसंपत्तियां भी लंकावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री एवं अंतरिक्ष प्रदर्शनी 2025 में भाग लेंगी। गौरतलब है कि वर्ष 1991 में स्थापित और हर 2 वर्ष में आयोजित होने वाली लंकावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री एवं अंतरिक्ष प्रदर्शनी को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी व सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित प्रदर्शनियों में से एक माना जाता है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत को एक और सफलता मिली है। भारत अब आंखों में बैक्टीरिया संक्रमण से होने वाली बीमारी ट्रैकोमा से मुक्त हो गया है। जिनेवा में आयोजित 78वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम गैब्रियासिस ने भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया। ये मान्यता
रोग उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और सबके लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता में भारत के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। प्रदेश में बेहतर व्यवस्था का दावा करती नजर आ रही कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। राजधानी बेंगलुरु में जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसके कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है, गलियां पानी से लबालब भर गई हैं और निचले इलाके भी पानी से तरबतर हुए हैं। शहर में जाम की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने शहर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बेंगलुरु शहर में 105.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। इससे पहले रविवार को भी बेंगलुरु में बारिश हुई। प्रमुख इलाकों में जलभराव देखा गया। कई घंटे की बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया था। सोमवार सुबह फिर बारिश ने शहर के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सिल्क बोर्ड, HRBR लेआउट और बोमनहल्ली इलाके पानी से लबालब हैं। वहीं शहरी इलाकों में भयंकर जाम की स्थिति बनी हुई है। वाहनों को निकालने में परेशानी हो रही है। कुछ निचले इलाकों में पानी भर गया है। यहां तक कि घरों में भी पानी भरने के मामले सामने आए हैं। जलभराव के कारण लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और बात तिरंगा यात्रा की। दिल्ली में आज विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लिए नागरिकों ने भारत माता की जय के नारों के साथ भारतीय सेना के शौर्य को नमन किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सैनिकों के वीरता, धैर्य और पराक्रम में देश भर की इसमें सराहना की जा रही है। सभी बहनें जो आज यहाँ इकट्ठी हुई हैं, दिल्ली की कोने कोने से आई हुई सभी बहनें देश की सेनाओं को कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए यही पाकिस्तान को चेताना चाहते हैं कि आतंकवाद के आका के रूप में यदि पाकिस्तान ने कहीं से भी भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या किसी और बहन के सिंदूर पे आंच डालने की कोशिश की, तो एक और करारा जवाब भारत की ओर से, देश की सेनाओं की ओर से वो मिल जाएगा। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।